नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। सीमा पार से बढ़ते आतंकवाद के मुद्दे पर विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। एस जयशंकर ने लश्कर के आतंकी बहादुर अली से जुड़े दस्तावेज पाक उच्चायुक्त को सौंपे। साथ ही बहादुर अली का आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से संबंध होने का सबूत भी दिया। इसके अलावा एस जयशंकर ने पाक उच्चायुक्त के सामने पाकिस्तान से लगातार हो रही घुसपैठ को लेकर नाराजगी जताई। भारत ने फिर कहा कि किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। 25 जुलाई को उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से लश्कर का आतंकी बहादुर अली पकड़ा गया था। पूछताछ में बहादुर ने कबूल किया कि वो पाकिस्तान के लाहौर के रायविंड तहसील के जिया बग्गा गांव का रहने वाला है। 2016 में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 75 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। आतंकियों से एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 30 से ज्यादा जवान भी शहीद हुए हैं। 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में हिंसा हो रही है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर शिकंजा कस गया है। सरकार ने जाकिर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने जाकिर नाइक के भाषणों से जुड़ी जांच रिपोर्ट आज महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहली नजर में ऐसा लगता है कि जाकिर आतंकवाद को सही ठहराता है। जाकिर पर 2 समुदायों के बीच तनाव फैलाने का भी आरोप लगा है। इस रिपोर्ट में कई इलीगल चीजों की ओर इंगित किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी कुछ चीजों के ऊपर बड़ी गंभीर टिप्पणी इस रिपोर्ट में की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तत्वावधान में, और वो जिस प्रकार से हमको कहेंगे उस हिसाब से जॉइंटली हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 72 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि जाकिर के भाषण लोगों के दिमाग में धर्म को लेकर पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर नाइक के भाषण सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कट्टरता फैलाने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जाकिर के बयान धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ है और इस्लाम को सुप्रीम बताने वाले हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अपनी भाषण की कला से जाकिर नाइक ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट में मुंबई पुलिस ने जाकिर नाइक के भाषणों को महाराष्ट्र में बैन करने की बात कही है। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को होने वाली विदेशी फंडिंग की जांच भी शुरू कर दी है। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कश्मीर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। भावरा से 10 किलोमीटर दूर जोटराडा गांव में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जान की बाजी लगा दी। कश्मीर हिंसा पर पीएम ने कहा कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उनमें पत्थर हैं। हाथ में किताब होनी चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जा रहे हैं। नमन उन सभी महान पुरुषों के लिए है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। मैं आपको नमन करता हूँ। पहली बार कोई प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाबरा पहुंचे। आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 74 साल बाद उसी ऐतिहासिक दिन 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत की गई। आज से शुरू हुआ 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम 23 अगस्त तक चलेगा। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि भले ही हम देश के लिए जान नहीं दे पाए, लेकिन देश के लिए जी तो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की मौत पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 47 साल के कालिखो पुल का शव आज सुबह ईटानगर में सरकारी घर में पंखे से लटका मिला। सूत्रों के मुताबिक कालिखो सीएम पद से हटाए जाने के बाद डिप्रेशन में थे। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ये तो वैसा वो बहुत एक काबिल नेता था, युवा नेता था, हमारा भविष्य थे और बहुत उनका सोच था और ऐसा एक कदम उठाएगा बल्कि कोई सपना में भी नहीं सोचा। पीएम मोदी ने भी कालिखो पुल की मौत पर दुख जताया। कलिखो पुल के निधन पर मेरी सांत्वना उनके परिवार और उनके समर्थकों के साथ है। अरुणाचल प्रदेश में उनके काम को याद रखा जाएगा। कालिखो पुल की मौत से नाराज उनके समर्थकों ने आज ईटानगर में प्रदर्शन भी किया।
कालिखो पुल की अगुवाई में ही कांग्रेस के विधायकों ने नबाम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार से बगावत की थी। कालिखो पुल को बीजेपी का समर्थन था। उनके साथ कांग्रेस के 19 बागी विधायक थे। 19 फरवरी 2016 को कालिखो पुल को गवर्नर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया था। कालिखो पुल की मौत पर अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की गई। 16 साल से भूख हड़ताल पर बैठी इरोम शर्मिला ने आज अपना अनशन खत्म कर दिया। इरोम शर्मिला ने मीडिया के सामने शहद से अनशन तोड़ा। इस दौरान वो रो पड़ी। इरोम ने कहा वो मणिपुर की सीएम बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। मुझे मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। मैं अपने काम को बरकरार रखने के लिए राजनीति में आऊंगी। मैं मणिपुर की सीएम बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। इससे पहले इरोम को इम्फाल की सीजेएम कोर्ट से जमानत भी मिली। इसके लिए 10,000 रुपए का बॉन्ड भरा गया। इरोम मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग को लेकर 16 सालों से भूख हड़ताल पर थी। सुरक्षा बलों के हाथों 10 नागरिकों की मौत के विरोध में उन्होंने नवंबर 2000 में अनशन शुरू किया था। 26 जुलाई को इरोम ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया था। 44 साल की इरोम शर्मिला ने कहा था कि वो मणिपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इरोम फिलहाल किस पार्टी में शामिल होंगी ये साफ नहीं है। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि उनका पार्टी में स्वागत है। बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आज मेरठ जोन के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित की ही पहचान उजागर कर दी। मेरठ जोन के आईजी सुजीत पांडे न सिर्फ सभी आरोपियों बल्कि पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इतना ही नहीं, सुजीत पांडे ने पीड़ित का नाम बता दिया। उसे कैमरे के सामने भी बुलाया। जब पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाए तो सुजीत मीडिया पर ही भड़क गए। He is the complainant. He is जिनके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई। Of course yes, ये वादी है। एक मिनट, Who stops you from doing it? रेप पीड़ित या उनके परिवार की पहचान उजागर करना आईपीसी की धारा 228A के तहत अपराध है। आईपीसी की धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D के तहत दर्ज किए गए केस में पीड़ितों की पहचान नहीं बताई जा सकती। बलात्कार पीड़ित की पहचान जाहिर करने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कल रात पुलिस ने गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी सलीम बावरिया को मेरठ के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सलीम के साथ 2 और आरोपियों को भी पकड़ा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दागी बिजनेस ग्रुप की लोन माफी पर संसद में सवाल उठाया। राज्यसभा में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पूछा कि आपराधिक मुकदमे में चार्जशीट के बावजूद किन किन कंपनियों के कर्ज माफ किए गए हैं। Are there any corporates or companies who have been charge sheeted under criminal offence and there has been restructuring of their debts? डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। As far as individual cases are concerned, there are limitations on those details we made public. If there are any specific names that the honourable member has in mind, he can write to me separately and I'll check up those details. डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 3 अगस्त को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा चुनाव में R.K. आनंद को हराया था। डॉक्टर चंद्रा के सवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मामले को देखने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के नासिक में स्टंट के दौरान फोटो खिंचवाने के लिए एक लड़के ने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। तस्वीर नांदूर माध्यमेश्वर के पास एक बांध की है। एक लड़का फोटो खिंचवाने के लिए बांध के नीचे पानी के तेज बहाव के बिल्कुल करीब चला जाता है। इस बात से बिल्कुल बेपरवाह कि एक गलती से उसकी जान तक जा सकती है। लड़का बांध के नीचे तक जाता है। पानी के बेहद तेज बहाव के पास सीढ़ियों पर उल्टा लटक कर फोटो खिंचवाता है और इसके बाद ऊपर वापस आ जाता है। इससे पहले सेल्फी के चक्कर में कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं।
30 जुलाई को भोपाल में सेल्फी के दौरान राष्ट्रीय स्तर की एथलीट पूजा कुमारी की तालाब में गिरने से मौत हुई। 7 जुलाई को एमपी के रीवा में एक झरने के बीच सेल्फी ले रहे 5 लड़के बह गए। 29 अप्रैल को कर्नाटक में लाइट हाउस से सेल्फी लेते वक्त एक लड़की की समंदर में गिरने से मौत हुई। 15 अप्रैल को यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन के सामने सेल्फी लेते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई। जी न्यूज आपसे अपील करता है कि ऐसे स्टंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहादुरी नहीं बल्कि अपराध है। ठाणे से सटे भिवंडी में एक मनचले को लड़कियों से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। लोगों ने मिलकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। भिवंडी के कमला होटल के बाहर साजिद मौलाना अंसारी नाम का युवक स्कूल से लौट रही 2 लड़कियों से छेड़छाड़ करने लगा। लड़कियों ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोग जमा हो गए और साजिद को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने मिलकर साजिद को बुरी तरह मारा। छेड़खानी का शिकार हुई लड़कियों ने भी साजिद पर खूब थप्पड़ बरसाए। इसके बाद लोगों ने आरोपी लड़के के कपड़े फाड़ दिए। आरोप है कि साजिद पीड़ित लड़कियों से पहले भी छेड़खानी करता रहा है। छात्राओं के घर वालों ने साजिद को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। लड़कियां नाबालिग हैं। उनके माता पिता ने साजिद के खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज कराया है। जहां साजिद की पिटाई की गई वो जगह एसीपी ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर।